নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম আপুনি চাই আছে মিড ডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু মই পাপৰি আৰু আজিৰ পৰা যেহেতু নতুন সংসদ ভৱনত কাম-কাজ আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি পুনে পুনে যাম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर्जागृत हो चुका है। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है और यही चेतना, यही ऊर्जा ये देश के कोटि कोटि जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती है और संकल्प को परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके सिद्धि तक पहुंचा सकती है। ये हम देख सकते हैं। और मेरा विश्वास है देश जिस दिशा में चल पड़ा है इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। हम गति जितनी तेज करेंगे परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे। आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले 3 में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जो जानकारियां प्राप्त होती है उसके आधार पर विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं, उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच के रहेगा। भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से फिर एक बार दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत का गवर्नेंस का मॉडल, यूपीआई, डिजिटल स्टैक, मैं इस G20 में देख रहा था, मैंने बाली में भी देखा। टेक्नोलॉजी की दुनिया को लेकर के भारत का नौजवान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व के लिए कौतुक भी है, आकर्षण भी है और स्वीकृति भी है। हम सब उस ऐसे कालखंड में हैं, मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं। ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दायित्व निभाने का अवसर आया है और हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज इंडियन एस्पिरेशंस उस ऊंचाई पर हैं जो शायद पिछले 1000 साल में नहीं रहे होंगे। गुलामी के जंजीरों ने उसके एस्पिरेशंस को दबोच के रखा था। उसकी भावनाओं को तहस नहस कर दिया था। आजाद भारत में अपने सपने संजो रहा था, चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन मिलकर के आज जहां पहुंचे हैं, अब वहां वो रुकना नहीं चाहता है। वो एस्पिरेशनल सोसाइटी के साथ नए लक्ष्य गढ़ना चाहता है।
जब एस्पिरेशन सोसाइटी सपने संजोते ही हो, संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो, तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर नए कानूनों का निर्माण करके उज्जवल भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने का दायित्व हम सभी सांसदों का सविशेष होता है। संसद में बनने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए। ये हम सबकी भावना भी है, कर्तव्य भी है और एक एक देशवासी की हमसे अपेक्षा भी है। हम जो भी रिफॉर्म करें उसके मूल में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सर्वोच्च पद पर होना चाहिए, प्राथमिकता पर होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूं, क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या? जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते। पचहत्तर साल का हमारे पास अनुभव है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाए उससे हमने सीखा है। हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है। इस विरासत के साथ अगर हमारे सपने, हमारे संकल्प जुड़ जाए, हमारा सोचने का दायरा बदल जाए, हमारा कैनवास बड़ा हो जाए, तो हम भी उस भव्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते हैं, उस तस्वीर का खाका खींच सकते हैं, उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को वो भव्य दिव्य मां भारती के हम उनको सुपुर्द कर सकते हैं। दोस्तों, अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजों में उलझना वो वक्त चला गया है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हमसे शुरुआत होती है, हर नागरिक से शुरुआत होती है। और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था, लोग मुझे कहते थे, हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री लिखते थे कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरलिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी के जमाने में ठीक तो नहीं होगा। लेकिन 5 साल के भीतर भीतर देखा, दुनिया भारत के आत्मनिर्भर मॉडल की चर्चा करने लग गई है। और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो, एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, एडिबल ऑयल, क्या इस देश को आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? कृषि प्रधान देश हम कहते हैं, खाने का तेल क्या देश बाहर से लाएगा? बहुत समय की मांग है कि हमें आत्मनिर्भर भारत को संकल्प को पूरा करना, ये हम सबका दायित्व है। उसमें दल आड़े नहीं आते हैं, सिर्फ दिल चाहिए, देश के लिए चाहिए।
हमें अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की दिशा में ही कदम रखने होंगे। और मैंने इकबाल लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना हो, हमारी प्रक्रिया में पर्यावरण पर कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना हो। हमारे डिजाइनर, हमारे यहां निर्माण हो रही डिजाइन्स, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हमारे हस्तशिल्प, हर क्षेत्र में अब हमें वैश्विक मापदंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए, तब जाकर के विश्व के अंदर हम अपना झंडा फहरा सकते हैं। मेरे गांव में मेरा सबसे अच्छा माल हो, इतनी बात नहीं चलेगी। मेरे राज्य में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, मेरे देश में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, दुनिया में मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा, ये भाव मुझे पैदा है। हमारी यूनिवर्सिटीज दुनिया के अंदर टॉप रैंकिंग में आए, अब इसमें हमें पीछे नहीं रहना है। हमारे शिक्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिली है, एक खुलापन है, सर्वस्वीकृत बनी है, उसके सहारे अब हमें चल पड़ना है। और दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी वहां, और जब मैं दुनिया को कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो उन सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है, पर प्राप्त तो अभी करके रहना है, ये हमारा संकल्प होना है। आज हमारे देश का नौजवान खेल जगत के अंदर दुनिया में हमारी पहचान बना रहा है। टियर 2, टियर 3 सिटी से, गांव, गरीब परिवारों से, गांव से देश के नौजवान, देश की बेटे बेटियां आज खेलकूद के जगत जीवन में हमारा नाम रोशन कर रही है। लेकिन देश चाहता है और देश का संकल्प होना चाहिए कि अब खेलकूद के हर पोडियम पे हमारा तिरंगा भी लहराता होगा। हमें अब पूरा हमारा दिमाग क्वालिटी पर फोकस करना ही होगा, ताकि हम विश्व की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल और भारत के सामान्य मानव के जीवन में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के प्रति जो एस्पिरेशन बढ़ा है, उसको हम एड्रेस कर पाए। और जैसे मैंने कहा कि हम भाग्यवान हैं कि हम उस समय काम कर रहे हैं जब समाज अपने आप एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है। हमारा और भी एक भाग्य है कि हम उस समय हैं जब हिंदुस्तान युवा देश है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा जन आबादी वाला तो देश बने ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी आबादी, उसमें भी सबसे युवा, ये पहली बार हुआ है। जिस देश के पास ये युवा शक्ति हो, युवा सामर्थ्य हो, तब हमें उसकी टैलेंट पे भरोसा है, हमें उसकी संकल्प शक्ति पे भरोसा है, उसकी साहस में हमें भरोसा है। और इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का युवा अग्रिम पंक्ति में नजर आना चाहिए, वो स्थिति पैदा होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया को स्किल मैन पावर की बहुत बड़ी जरूरत है, और भारत विश्व की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने आप को सज्ज कर सकता है और उन आवश्यकताओं को पूरी कर करके दुनिया में अपनी एक जगह भी बना सकता है। और इसलिए विश्व में उनकी आवश्यकता के लिए किस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, किस प्रकार के उनको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है,
स्किल मैपिंग का काम भी चल रहा है और उस स्किल मैपिंग के अनुसार भारत के अंदर स्किल डेवलपमेंट की तरफ हम बल दे रहे हैं और जितना ज्यादा हम स्किल डेवलपमेंट पर बल देंगे भारत के नौजवानों का सामर्थ्य विश्व में अपना डंका बजाने में कोई कमी नहीं रखेगा। और हिंदुस्तानी जहां गया है उसने अच्छाई की छाप छोड़ी है, कुछ कर गुजरने की छाप छोड़ी है। ये सामर्थ्य हमारे अंदर पहले से पड़ा हुआ है और हमारे पहले जो लोग गए हैं उन्होंने इससे छवि भी बना के रखी हुई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों करीब 150 नर्सिंग कॉलेज एक साथ खोलने का निर्णय किया। पूरे दुनिया में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है नर्सिंग की। हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे बेटे उस क्षेत्र में दुनिया में पहुंच सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं। पूरे विश्व की जरूरत है और ये तो मानवता का काम है जिसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। आज मेडिकल कॉलेजेस का इतना व्यापक रूप से निर्माण देश की आवश्यकता तो पूरी करनी ही करनी है, दुनिया की आवश्यकताओं में भी योगदान दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, हर छोटी चीज पर बारीकी से ध्यान देते हुए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें भविष्य के लिए सही समय पर सही फैसले भी लेने होते हैं। हम फैसलों को टाल नहीं सकते। हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर अपने आप को बंधी नहीं बना सकते हैं। हमें तो देश के एस्पिरेशन के लिए हिम्मत के साथ नए निर्णय करने होते हैं। आज सोलर पावर के सफल मूवमेंट्स हमारी भावी पीढ़ी के लिए एनर्जी क्राइसिस से मुक्ति की गारंटी दे रहा है। आज मिशन हाइड्रोजन आने वाले दिनों में जो एनवायरमेंट की चिंता है, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, उसके समाधान का रास्ता देने का सामर्थ्य रखती है। आज हमारा তাৰ ওপৰত এতিয়া নতুনকৈ এটা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলিব। বিশেষকৈ কৈছে চেটি ইনষ্টিটিউটে এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱাৰ কথা কৈছে। যোনে বিচাৰ খোজে, যোনে এই গোটেই কথাখিনি পৰীক্ষা কৰি থাকিব, যেতিয়ালৈকে বাহিৰৰ পৰা এটা ছিগনেল নাহে তেতিয়ালৈকে যোনে এই গোটেই যিগৰাকীয়ে হওক, যিটো ইনষ্টিটিউটে বা যোনে যি ব্যৱস্থাপনাৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব, তেওঁলোকে কেতিয়াও সেই ছিগনেলটো তেওঁলোকে প্ৰেৰণ নকৰে যেতিয়ালৈকে বাহিৰৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা নহয়। এলিয়েন্সৰ যদি কিবা কাৰণত ছিগনেল পোৱা যায়, গতিকে এলিয়েন্সক কেনেকুৱা ধৰণে উত্তৰ দিয়া হ'ব, সেই ছিগনেলৰ উত্তৰ কেনেধৰণে দিব, তাৰ ওপৰত এটা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হ'ব। এলিয়েন্স যে আছে সেই কথাটো যদি প্ৰমাণিত হয়, যিহেতু এতিয়া গোটেই কথাবোৰৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলিব, গতিকে যদিহে আছে, যদিহে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথালৈ আহি পৰে যে সঁচাকৈ আছে নেকি, যদি আছে এলিয়েন্স, তেতিয়াহ'লে যদিহে এলিয়েন্সৰ ঠিকনা পাই যোৱা যায় বা যদিহে আছে তেতিয়া হ'ব কি সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। গতিকে তাৰ ওপৰত কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত কিছু সিদ্ধান্তৰ কথা ইতিমধ্যে ভবা হৈছে। পুনৰ কৈছো যে চেটি ইনষ্টিটিউটৰ এটা ৰিপৰ্টত এই গোটেই কথাখিনি তাত আছে, গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে। আৰু এই ৰিপৰ্টটোত এই যিখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব যে কেনেকৈ মুখামুখি হ'ব বা কেনেকৈ যদিহে এলিয়েন্স আছে কেনেকৈ তাক প্ৰতিহত কৰিব, তাৰ ওপৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিসমূহ সংস্থা আছে তেওঁলোকেও আনকি এই সিদ্ধান্তসমূহ মানি ল'ব। যদি এলিয়েন্স আছে বুলি কোনোবাই এই গোটেই কথাটো পুষ্টি কৰিব পাৰে বা প্ৰমাণিত কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই যোনে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিব বা যিজনে এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব, এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত এলিয়েন্স আছে নে নাই, প্ৰকৃততে ব্ৰহ্মাণ্ডত আছে নে নাই, তাৰ ওপৰত নিৰীক্ষা চলাব। গতিকে তেওঁ গোটেই সম্পূৰ্ণৰূপে তথ্য প্ৰমাণ সহহে সাৰ্বজনীনভাৱে তাক ব্যক্ত কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ তেতিয়ালৈকে সমজুৱাভাৱে ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ হাতত কোনো ধৰণৰ পুষ্টি বা কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ নাহে। বাহিৰৰ পৰা ছিগনেলৰ যদি প্ৰমাণিত হয়, তাৰ পিছতো কিন্তু বিচাৰ খোচাৰ বা যোনে এই গোটেই পদ্ধতিটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব, তেওঁ নিজৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নিদিব। সেয়া এই ৰিপৰ্টটোত উল্লেখ আছে। আৰু তেওঁ যদিহে এলিয়েন্সৰ ছিগনেল পায়, সেই এলিয়েন্সৰ ছিগনেলক তেওঁ উত্তৰ তেতিয়ালৈকে নিদিব যেতিয়ালৈকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পৰামৰ্শ তেওঁ লাভ নকৰে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতহে সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে বা যিটো সংস্থাই, যিটো ইনষ্টিটিউটে বা যোনেই নহওক, তেওঁলোকে যদি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে তেতিয়ালৈকে উত্তৰ দিব নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত নহয় যে প্ৰকৃততে আছে নে নাই এলিয়েন্স।
গতিকে এই মেক্সিকোত পোৱা দুটা এলিয়েন্সৰ হৰ পিছত এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ কথা আহিয়ে পৰিব নিশ্চিতভাৱে কিন্তু কথা হৈছে এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পূৰ্বে অন্ততঃ প্ৰমাণ নোহোৱালৈকে কেতিয়াও গোটেই কথাখিনি বাহিৰৰ জগতত জনাবলৈ বা জানিবলৈ বা জনাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি ইতিমধ্যে সেটি ইনষ্টিটিউটৰ এক ৰিপৰ্টত জানিবলৈ দিয়া হৈছে যেতিয়ালৈকে তথ্য প্ৰমাণ পোৱা নাযায় যিয়ে নহওক যদিহে এলিয়েন্স আছে কেনেধৰণে প্ৰতিহত কৰা হ'ব বা ব্ৰহ্মাণ্ডত সঁচাকৈ এলিয়েন্স আছে নাই তাৰ ওপৰতো নিশ্চিতভাৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলিব আৰু যদিহে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলে তেতিয়াহ'লে তাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহ জড়িত হৈ থাকিব প্ৰত্যেকৰে সিদ্ধান্ত থাকিব আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে সমজুৱাভাৱে বিশ্ববাসীক জনোৱা হ'ব আপুনি আৰু কিমান সহিব কৰৰ বোজা কৰৰ বোজাত আপুনি ভাৰাক্ৰান্ত সেয়া লাগিলে পৌৰ কৰে হওক সেয়া লাগিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে হওক আনকি নতুনকৈ ক্ৰয় কৰা বাহনৰ পঞ্জীয়ন কৰ শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে চৌদিশে মূল্য বৃদ্ধিৰ যুগ ৰন্ধন গেছ ইন্ধনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী শাক পাচলিৰ সকলোতে মূল্য বৃদ্ধিৰ যুগ তাৰ মাজতে এইবাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ জনতাৰ ওপৰত পৰিব ৰামটাঙন চৰকাৰী ৰামটাঙন এতিয়া পৰিবলৈ গৈ আছে গ্ৰামাঞ্চলৰ জনতাৰ ওপৰত গতিকে গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজে এতিয়া সাজু হবৰ হ'ল ना भी स्वस्थ क्यों न हो लेकिन एक उंगली को भी अगर लकवा मार गया है तो शरीर स्वस्थ नहीं माना जाता है भारत कितना ही समृद्ध हो लेकिन कोई अंक उसका दुर्बल रह जाए तो भारत समृद्धि में पीछे है मानना पड़ेगा और इसलिए हम सर्वांगीण विकास के पक्ष में सामाजिक न्याय की उस ऊंचाई को प्राप्त करने के पक्ष में दिशा में हमें आगे बढ़ना है चाहे पूर्वी भारत हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो हमें उन चीजों को प्राप्त करना और इसीलिए जो रणनीति कितनी सफल हुई है 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर विशेष काम किया नौजवान अफसरों को लगाया गया एक स्ट्रेटेजी बनाई गई आज दुनिया उस मॉडल की चर्चा कर रही है और आज 100 डिस्ट्रिक्ट देश के कोने कोने में जो पीछे माने जाते थे उसको बोझ मान लिया गया था आज स्थिति ये बनी है कि 100 डिस्ट्रिक्ट अपने अपने राज्य में लीड कर रहे हैं राज्य की एवरेज से भी ऊपर जा रहे हैं और इस सफलता को देख करके सामाजिक न्याय की इस भावना को मजबूत करते हुए 100 डिस्ट्रिक्ट में से आगे बढ़ करके जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है और मुझे विश्वास है ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है वो एक विकास का नया मॉडल बनने वाले हैं वो एक प्रकार से देश के विकास के एक नए ऊर्जा केंद्र बनने की संभावना रखते हैं और उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं माननीय सांसदगण आज विश्व की नजर भारत पर है शीत युद्ध के समय हमारी पहचान कूटनिरपेक्ष देश के रूप में रही उस समय की जो जरूरत थी उसके जो लाभ होने थे उस समय से हम गुजरे हैं लेकिन अब भारत का स्थान कुछ और बना है और इसलिए उस समय कूटनिरपेक्ष की अवस्था आवश्यक होगी आज हम उस नीति को लेकर के चल रहे हैं जिस नीति को अगर हमें पहचानना है तो विश्व मित्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं दुनिया हमारे में मित्र खोज रही है ये शायद विश्व में एक भारत ने और दूरी नहीं हो सके उतनी निकटता उस रास्ते पर चल करके भी हम अपने विश्व मित्र के रूप में भाव आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका लाभ आज भारत को हो रहा है भारत आज दुनिया के लिए एक स्टेबल सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है और आज विश्व की ये जरूरत है और उस आवश्यकता की पूर्ति करने का काम G20 में भारत ग्लोबल साउथ के आवाज बनकर के उभरा है ये बीज G20 समिट में जो बीज बोया गया है मेरे देशवासी आने वाले समय देखेंगे कि वो ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है विश्वास का ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है जिसकी साया में आने वाली पीढ़ियां
सदियों तक एक गर्व के साथ अपना सीना तान करके खड़ी रहेगी, ये मुझे विश्वास है। इस G20 में एक बहुत बड़ा काम हमने किया है, बायोफ्यूल अलायंस का। हम विश्व के नेतृत्व करते रहे, दिशा दे रहे हैं, और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे, और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है, और जिसका नेतृत्व ये हमारा भारत कर रहा है। छोटे छोटे महाद्वीप, उनके साथ भी आर्थिक कॉरिडोर बनाने की दिशा में हमने बड़ी मजबूती के साथ कदम उठाए हैं। आदरणीय बंधुगण, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, आज हम यहां से विदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं, संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं, और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। लेकिन मैं एक आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहां भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं, तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। राम तनन